नंदनी भारी मन से सुनसान सड़क पर पेट में अपने नन्हे बच्चे को लिए अकेली चली जा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पति राघव की मौत को अभी सिर्फ 1.5 महीना ही बीता था, लेकिन इतने कम समय में ही उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी सास सावित्री देवी उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगी थी। दिन रात उसे कठोरता से काम करवाया जाता और उससे ऊपर से बार बार उस पर चरित्रहीन होने का ताना और अपमानजनक बातें सुनने को मिलती थी। इन सबके बीच नंदनी इतनी टूट चुकी थी कि वह अपने शरीर में हो रहे बदलाव पर भी ध्यान नहीं दे पाई। नंदनी ने अचानक अपने पेट पर हाथ रखा और भारी आवाज में बुदबुदाई, अगर आज राघव होते तो इस आने वाले नन्हे मेहमान के लिए कितना खुश होते। पूरा घर खुशियों से गूंज उठता होता, लेकिन अब सब कुछ वीरान हो चुका था। उसकी सास ने तो उसे चरित्रहीन करार देकर घर से निकाल दिया था। यह सब सोचकर सामने से आते तेज रफ्तार ट्रक को देखकर नंदिनी ने ठान लिया कि अब इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं बचा। राघव के बिना ये जिंदगी अब बोझ बन गई है। ये सोचते हुए वह ट्रक के सामने कूदने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से उसे खींचकर पीछे ले लिया। आवाज गूंजी, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? नंदिनी चौंक गई और पलटकर देखा तो उसका देवर आदित्य था। आदित्य ने गुस्से में कहा, भाभी आपको अपनी जान लेने का हक किसने दिया? नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी और दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे अब जीना नहीं है। मैं राघव के बिना अधूरी हूँ और इस समाज में जहाँ मुझे रोज ताने दिए जा रहे हैं। आदित्य ने समझाते हुए कहा, भाभी आप घर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नंदिनी ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। आपकी माँ ने जो मुझ पर इल्जाम लगाए हैं उसके बाद वहाँ लौटने का सवाल ही नहीं उठता। आदित्य कुछ देर चुपचाप रहा, फिर बात को टालते हुए गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं आपको एक दोस्त के घर छोड़ देता हूँ, उसका नाम दीपा है। आप कुछ दिन वहाँ सुरक्षित रह सकती है। नंदिनी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी में सहमियत थी। आदित्य ने यह समझकर उसे बाइक पर बैठाया और दीपा के घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दीपा के घर पहुंचे। आदित्य ने दरवाजा खटखटाया। दीपा ने दरवाजा खोला और आदित्य को उसकी भाभी के साथ देखकर चौंक गई। उसने दोनों को अंदर बुलाया और हैरानी से पूछा, आदित्य इतनी रात को, वो भी भाभी के साथ, सब ठीक तो है ना? आदित्य ने सारी बात दीपा को बताई। ये सुनकर दीपा की आंखों में आंसू आ गए। उसने नंदिनी की ओर सहानुभूति से देखा और फिर उसे अपने कमरे में ले जाकर बोली, भाभी आप फ्रेश हो जाइए, अब मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद दीपा ने खाना निकाला। नंदिनी ने बिना कुछ कहे थोड़ा सा खाना खाया। आदित्य कुछ देर बाद भाभी को दीपा के पास छोड़कर घर लौट गया, लेकिन पूरे रास्ते भर नंदिनी का ख्याल उसके दिल में बना रहा। उसे बार बार नंदिनी का टूटा हुआ चेहरा और उसकी दर्द भरी बातें याद आती रही। एक हफ्ते बाद आदित्य ने नंदिनी के लिए एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। जब नंदिनी को इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गई। उसने आदित्य से कहा, इतना खर्च क्यों किया? मैं तुम्हें परेशान में नहीं डालना चाहती। आदित्य ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, भाभी मैं आज जो कुछ भी हूँ वो भैया की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे काबिल बनाया, ये मेरा फर्ज है। नंदिनी की आंखें भर आई। उतने दिनों बाद किसी ने उसके दर्द को समझा था। उसने कोई सवाल नहीं किया। वह उसी फ्लैट में रहने लगी और धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। जब ये सारी बात नंदिनी के मायके वालों को पता लगी तो वो तुरंत उसके ससुराल पहुंचे। उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, नंदिनी कहाँ है? सावित्री देवी ने कड़े स्वर में जवाब दिया, मैंने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि उसके पेट में किसी और का बच्चा था। ये सुनते ही नंदिनी के पापा गुस्से में बोले, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? औरत होकर एक औरत के ऊपर ऐसी कीचड़ उछालते हुए आपको शर्म नहीं आती? सावित्री देवी गुस्से में खींचते हुए बोली, जब मेरा बेटा मर गया तो उसके पेट में बच्चा कैसे आ गया? आखिर ये बच्चा किसका है? तभी आदित्य नीचे आया। उसने अपनी माँ की बात सुनी और गहरी सांस लेते हुए गंभीर स्वर में बोला, माँ वो बच्चा भैया का ही है। भाभी ने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। सावित्री देवी गुस्से में आदित्य पर चिल्लाई, तू उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा है? तेरी और उसकी नजदीकियों की बातें पूरे मोहल्ले में फैल रही है। लोग क्या कह रहे हैं इसका ख्याल है तुझे? तू उसके साथ साथ क्यों रह रहा है? कहीं तेरा उसे चक्कर तो नहीं है? ये सुनकर आदित्य का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सख्त लहजे में कहा, माँ वो मेरी भाभी हैं और मेरे लिए माँ समान है। भैया के जाने के बाद वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। आपने ऐसा सोच कैसे लिया? आप इतनी घिनौनी बात कैसे कह सकती हैं? आदित्य की बात सुनकर वहाँ खड़ा हर कोई चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया और सावित्री देवी भी अपनी नजरें झुका ले। आदित्य ने फिर नंदिनी के माता पिता को बाहर ले जाकर शांत स्वर में समझाया, पापा जी मैंने भाभी के लिए एक फ्लैट खरीदा है। वो वहाँ अकेली रहती है और पूरी तरह सुरक्षित है। मैं उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता हूँ। ये
सुनकर नंदिनी के माता पिता की आंखों में सुकून और गर्व छलक उठा। उन्होंने आदित्य के सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने नंदिनी के साथ देकर हमारी उम्मीदों को जिंदा कर रखा है। हम तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। नंदिनी के पापा ने विनम्रता से कहा, आदित्य बेटे, एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलवा दो। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया और उन्हें नंदिनी के फ्लैट में लेके गया। जब नंदिनी ने दरवाजा खोला और अपने पापा को देखा तो वो चौंक गई। अगले ही पल वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके पापा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। नंदिनी सिसकते हुए बोली, पापा, मैं क्या मुंह लेकर आपको ये सब बताती। मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लग गया है, मैं क्या बताती। उसके पापा ने प्यार से सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, घर चलो, हमें किसी की परवाह नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन नंदिनी ने सख्ती से कहा, नहीं पापा, मैं अब वहां नहीं लौट सकती, आपकी बदनामी होगी। मैं यही ठीक हूँ और आदित्य मेरे लिए एक नौकर खोज रहे हैं। अगर मिल जाए तो वो मेरा गुजारा हो जाएगा। उनके पापा ने उन्हें समझाया, बेटा, कोई बदनामी नहीं होगी, हम तुम्हारे साथ हैं, दुनिया की परवाह मत करो। लेकिन नंदिनी ने फिर भी मना कर दिया। कुछ महीने बीत गए। आदित्य की मदद से नंदिनी एक छोटी सी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को फिर से संवारना शुरू कर दिया। एक दिन नंदिनी अपने फ्लैट में बर्तन धो रही थी। अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। दर्द इतना असहनीय था कि उसके हाथ से बर्तन छूटकर गिर गए। पसीने से लथपथ नंदिनी ने किसी तरह कांपते हुए हाथों से आदित्य को फोन किया। घबराई हुई आवाज में उसने कहा, आदित्य, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। आदित्य फोन पर नंदिनी की हालत सुनते ही घबरा गया। बिना एक पल कमाए वह कार लेकर तुरंत नंदिनी के फ्लैट पर पहुंचा। उसने नंदिनी को सहारा देकर कार में बिठाया और तेज रफ्तार से अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ते में नंदिनी दर्द से कराह रही थी, लेकिन आदित्य उसे दिलासा दे रहा था, भाभी, बस थोड़ी देर और, हम अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने नंदिनी को तुरंत भर्ती कर लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और गंभीर स्वर में बोले, नंदिनी की डिलीवरी आज ही होगी, हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर आदित्य ने तुरंत नंदिनी के माता पिता को फोन किया। घबराए हुए माता पिता जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच गए। नंदिनी की माँ उसके लिए लगातार दुआएं कर रही थी कि उसके पापा बेहद चिंतित नजर आ रहे थे। आदित्य भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। करीब 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर से नन्ही सी किलकारी गूंज उठी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, नंदिनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। ये सुनते ही आदित्य, नंदिनी के माता पिता और सभी की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई। आदित्य ने खुशी से पूरे अस्पताल में मिठाई बांटनी शुरू कर दी। अब नंदिनी को उसकी नवजात बेटी गोद में दी गई तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। उसने अपनी नन्ही परी को गले लगाकर कसकर चूम लिया। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, देखिए, आपकी जिंदगी में नई उम्मीद आ गई है, ये आपकी नई शुरुआत है। नंदिनी ने आदित्य की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, आदित्य, अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी, धन्यवाद मत कहिए, ये मेरा फर्ज था। डिस्चार्ज होने के बाद नंदिनी अपनी नन्ही सी बेटी, माता पिता और आदित्य के साथ खुशी खुशी फ्लैट में आई। उस दिन से नंदिनी की जिंदगी में एक नई रोशनी और नई उम्मीद ने जगह बना ली। आदित्य जब अपनी माँ सावित्री देवी के पास घर लौटा तो उत्साह से बोला, माँ, भाभी ने एक नन्ही सी प्यारी बच्ची को जन्म दिया है। ये सुनकर सावित्री देवी चुपचाप बैठी और बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह कमरे के दरवाजे तक पहुंची, अचानक उन्हें उल्टी होने लगी। आदित्य ने दौड़कर उन्हें संभाला और जो उसने देखा उसे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सावित्री देवी खून की उल्टी कर रही थी। आदित्य घबराते हुए तुरंत उन्हें अस्पताल लेके गया। वहाँ डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर स्वर में कहा, आपकी माँ को कैंसर है, वह अंतिम स्टेज पर है। ये सुनकर आदित्य के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। जब वह माँ के पास आया तो उन्हें पकड़कर बच्चों की तरह बिलखने लगा। सावित्री देवी कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे नंदिनी से मिलना है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। उसने तुरंत नंदिनी को लाने का फैसला किया। अस्पताल से बाहर निकलकर वह सीधे नंदिनी के घर पहुंचा। वहाँ उसने घबराते हुए कहा, भाभी, माँ आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर नंदिनी हैरान रह गई। उसने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हुआ? आदित्य की आंखें भर आई। उसने भारी मन से कहा, भाभी, माँ को कैंसर है, उनका आखिरी वक्त नजदीक है। ये सुनते ही नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत अपनी बच्ची को गोद में उठाकर आदित्य के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गई। जब ये अस्पताल पहुंचे और सावित्री देवी ने नंदिनी को देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। कांपते हुए उन्होंने नंदिनी की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी, कुछ समझ नहीं पाई। मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया, कितना दर्द दिया है।
नंदिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी बच्ची को सावित्री देवी की गोद में देते हुए कहा, माँ, ये बच्ची राघव की है, किसी और की नहीं। सावित्री देवी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, बेटी, मुझसे सब पता था, लेकिन फिर भी मैं तुम पर इल्जाम लगा रही थी। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी और सावित्री देवी के पैरों पे गिर पड़ी। सावित्री देवी ने उसने अपने गले लगा लिया। फिर उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम आशा होगा। यह हमारे परिवार की नई उम्मीद है। कुछ ही मिनट बाद सावित्री देवी ने अंतिम सांस ली। नंदिनी और आदित्य की आंखों से आंसू बहते रहे और बच्ची उनके हाथ में खेलती रही, मानो वह अपनी दादी को अंतिम विदाई दे रही हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी का पहला भाग देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।